तो आज हम रिवीजन करेंगे गुप्त काल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न रहते ही रहते हैं। खास करके इसका कुछ कुछ जो वर्ड है कि उस समय में कौन सा बहुत ज़्यादा यूज होता था, ये सब, इस वर्ड का अर्थ क्या है, फिर खास करके कि कौन से राजाओं को कौन सा उपाधि दी गई है, वो सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे और ये पूरा चैप्टर संपूर्ण एक एक पॉइंट को रिवाइज करेंगे। तो इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है और ये भी एक रीजन है कि हम इस चैप्टर को अच्छे से क्यों पढ़ें, क्योंकि इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन ईरा कहा गया है। ठीक है, गुप्त शासक वैश्य थे। ठीक है, वैश्य मतलब वर्ण से वैश्य, मतलब वो ट्रेडर वाला जो वर्ण था ना, जो काम करेगा, बिजनेस करेगा। ठीक है, वो वर्ण थे ये लोग। ये विष्णु के उपासक थे और इनका माना जाता है कि ये जो थे ना, कुषाण शासकों के सामंत थे। इससे पहले जस्ट कुषाण वंश रह चुका था। इस वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दी। अब मगध से धीरे धीरे पावर जो है शिफ्ट होना शुरू होगा। पहला पावर शिफ्टिंग मगध से कब होता है? जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनते हैं तो वो पाटलिपुत्रा के साथ साथ हमारा विदिशा को भी अपना राजधानी बनाते हैं। ठीक है, विदिशा को मध्य प्रदेश में पड़ता है, अवंती का राजधानी था पहले। तो यहाँ से पावर शिफ्टिंग होता है और धीरे धीरे करके पावर, फिर बाहरी आक्रमण हुआ तो उससे भी पावर थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। कहाँ बनाया राजधानी? कुछ कुछ लोग अभी पाटलिपुत्रा इनकी राजधानी को बोलते हैं, लेकिन कौशाम्बी, वही कौशाम्बी जो महाजनपद काल में वत्स की राजधानी रह चुकी थी। किसकी राजधानी? वत्स। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? तो ये गंगा, ये यमुना और ये प्रयागराज, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो वत्स का है। ठीक है, और यहीं पे कौशाम्बी था, यमुना के किनारे। इन वंश का अगला शासक कौन था? घटोत्कच। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया। ठीक है, सामंत के रूप में, अंततः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया, मतलब एक सिक्के पे राजा और रानी, किंग और क्वीन का फोटो होता था। इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थे क्योंकि ये वैष्णव थे ना, विष्णु के उपासक। इस वंश में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा की क्या नाम थी, या चांदी के रुपये को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पीवीआई। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत का प्रारंभ, अब इन्होंने एक संवत प्रारंभ किया था 319-20 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम ही चलाया था। इस समय शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? उज्जैन था। कहाँ है अभी? मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश, जो अवंती का राजधानी रह चुका है शिप्रा नदी के किनारे। और ये इससे पहले ही हमारा, आपको याद होना चाहिए, 2 संवत और चल चुके हैं भारत में। 2 संवत, एक शक वाला था और एक विक्रम वाला था। तो विक्रम संवत का जो केंद्र था वो भी उज्जैन था। उसके राजा जो विक्रमादित्य थे उज्जैन के ही थे। इसी वंश के महिला को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया। ठीक है, इस वंश का दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत का उदय धीरे धीरे कब होने लगा? पाली और प्राकृत की जगह पे संस्कृत कब आने लगा धीरे धीरे? और भी तो जब से पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मण सम्राट धीरे धीरे आने लगा ना। इसी वंश में बाल विवाह की प्रथा भी प्रारंभ हो गई। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्र अभिलेख में श्रीगुप्त का वर्णन मिलता है। ठीक है, श्रीगुप्त, इनसे जो पहले शासक थे ना, उनका जो संस्थापक माने जाते हैं लेकिन वास्तविक नहीं, तो उनका प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पारा का आविष्कार जो है, पारा मरकरी जिसको कहते हैं, जो थर्मोमीटर में यूज होता है, नहीं कहते पारा चल रहा है, इसी वंश के समय हुआ था। इस काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, कौन कौन? गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु। इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिसे चतुरंग कहा जाता था, चतुरंग। हुनों के आक्रमण गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, हुन का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय। सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन के अभिलेख से मिलता है। उस समय शासक कौन था? भानुगुप्त था। इस वंश का कुमार गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अब हम एक एक शासक के बारे में, ये पहला मैंने चंद्रगुप्त प्रथम को देख लिया और कुछ कुछ इस गुप्त वंश का कुछ कुछ पॉइंट को देखा। अब हम एक एक इसका शासक वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला, अब दूसरा जो शासक है वो समुद्रगुप्त है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा है इस वंश का। ऑब्वियस सी बात है, यह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। अशोक की श्रेणी में रखा जाता है इसको। यह कुमार देवी का पुत्र था। ठीक है, कुमार देवी जो लिच्छवी की थी, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था, और इसी का कहानी है देवी चंद्रगुप्त में। ठीक है, अतः यह खुद को लिच्छवी दोहित्र कहता था। लिच्छवी दोहित्र का मतलब क्या होता है? लिच्छवी का नाती। इसका बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक थी तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। अशोक के जैसा नहीं था। इसके समय ये महान हुआ, महानतम अशोक के जैसा रख सकते हैं, लेकिन इसका नीति जो था अशोक के अपोजिट था, मतलब आक्रामक नीति था और विस्तार करना था। अशोक का था शांति से विस्तार। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनसे कर वसूलता रहा। और यही विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को नेपोलियन से तुलना की जाती है। समुद्रगुप्त की, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बीएस में द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसके द्वारा? ये कभी कभी पूछा जाता है कि इस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है, जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में लिखा है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, जैसे किसने लिखा था? हरिसेन, जो इनके दरबारी कवि थे, हरिसेन से इन्होंने लिखवाया था।
ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति पहले कौशाम्बी में थी। कौशाम्बी से समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद उसको ले गया समुद्रगुप्त, और ये अशोक का था। अशोक का कौशाम्बी वाला अभिलेख था, उसको ये प्रयाग प्रशस्ति बना दिया। बाद में इसको फिर मुगल शासक, फिर फिरोज तुगलक वगैरह भी इसमें कुछ कुछ लिखते हैं। प्रयाग स्तंभ के लेख में मुगल शासक जहांगीर का भी वर्णन मिलता है, जहांगीर अपने पे खुदवा लिया। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्रह युद्ध एवं शांति का दूत हरिसेन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किसे युद्ध एवं शांति का दूत कहा जाता है, तो महासंघ विग्रह किसे कहा जाता है, हरिसेन को। पुराण में कहा गया कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। इन्होंने विक्रमांक की उपाधि धारण की, ठीक है, विक्रमांक। इसे कविराज भी कहा जाता है क्योंकि ये खुद भी लिखते थे। अब ये ऐसा नहीं माना जा सकता कि विक्रमांक का इन्होंने उपाधि धारण की थी, लेकिन विक्रमांक देव चरित्र जो पुस्तक विल्हन ने लिखी है वो इनके बारे में नहीं, वो विक्रमादित्य के बारे में। छठा विक्रमादित्य जो चालुक्य के राजा हुए। इस समय बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया गया, ठीक है, वसुबंधु को था। इसने आर्यावर्त में दिग्विजय तथा दक्षिण भारत में धर्म विजय का कार्य किया। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध ज्ञान में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और अनुमति मांगी, ठीक है, मेघवर्मन। उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दिया गया। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिस कारण इन्हें कविराज भी कहा जाता है। इनके सिक्के पर बीना बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दो तरह का, एक तो बीना बजाते हुए, दूसरा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया समुद्रगुप्त, इसलिए इन्हें बोला जाता है कि ये संगीत प्रेमी होंगे। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो था रामगुप्त शासक बना, ये एक अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने चंद्रगुप्त रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ षड्यंत्र रचकर खुद को पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाख दत्त की पुस्तक किसमें मिलती है, देवी चंद्रगुप्तम में, यही चीज है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे। रामगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा कह सकते, लेकिन अयोग्य था इसलिए ऐसा हुआ। अब चंद्रगुप्त द्वितीय का देखते हैं, इन्होंने शको का अंत कर दिया, ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है, शूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें सबसे फेमस यही है। इन्हें शक विजेता भी कहा जाता है, और या शक का दुश्मन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है शक आरी, इसलिए इन्हें शकारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, देवगुप्त। परम भागवत का उपाधि इन्होंने धारण की थी, परम भागवत। इसके समय व्याघ्र शैली के सिक्के मिले हैं, और उनके समय समुद्रगुप्त के समय मयूर शैली के, इसमें चांदी के सिक्के चलाए, और ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था, इंपॉर्टेंट है। इसके समय न्याय का सिंहासन पत्थर का था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार, हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ है इनके समय में। और इनके समय संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। प्रमुख कौन कौन थे उसमें, कालिदास, अमरदास, परमहंस, धन्वंतरी आदि। और इन्हीं के दरबार में कौन आया था, फेमस चीन बौद्ध यात्री विद्वान फाहियान आया था। और इनकी यात्रा का विवरण किसमें, फाओ क्यू की, ठीक है। द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना, ठीक है। इनका बेटा का नाम क्या था, कुमारगुप्त। इसने महायान शाखा की, बौद्ध वाला जो हीनयान और महायान था ना, तो उसमें महायान शाखा की शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, ठीक है। और इस महायान शाखा को ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। हालांकि विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है, क्योंकि ये कौन सा समय में था, मगध काल में, मौर्य वंश से पहले ही था, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, राजा तक्ष, जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, रावलपिंडी जिला। विश्व का पहला छात्रावास की सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय लेकिन नालंदा था। 1197 ईस्वी में ऐबक सेनापति था बख्तियार खिलजी, नालंदा इसको ध्वस्त कर दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, और इसी के समय हून का आक्रमण होता है। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जिसमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हूनों के आक्रमण को असफल कर दिया था। हून कहाँ के थे, तो ये मंगोलिया के थे। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के बारे में एरन अभिलेख में सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हूनों का आक्रमण ही था। हून के आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंत बन गया, जिसे सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे, जिसके राजा बाद में हो जाता है हर्षवर्धन, ठीक है। पुष्यभूति साम्राज्य पढ़ेंगे बाद में। अब हम गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें कौन कौन था, क्या क्या पद थे, ये सब, ठीक है। वर्तमान हिंदू धर्म का जो स्वरूप है ना, इसमें इतने रीति रिवाज या फिर जो भी पूजा पाठ वगैरह जो भी और त्यौहार वगैरह है ना, सब गुप्त काल की देन है। गुप्त काल की राजधानी कौशाम्बी थी। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी, जिसका सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्राम के अधीन रहती थी, जैसा मौर्य काल में था वैसा ही अभी था। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य होता था, जो वर्तमान जिलाधिकारी टीम के समान था। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कुमार अमात्य क्या था। पायन के अनुसार इस समय अस्पृश्यता प्रचलित थी, छुआछूत था बहुत ज़्यादा। निम्न जाति के लोगों को चंडाल या अंतज्ञ कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, और वो देवदासी भी हो सकती थी। बाल विवाह, पर्दा
प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुट्टनी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जाता था? गणिका या कुटनी। पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि गणिका या कुटनी गुप्त वंश में किसे कहा जाता था। इस समय गणित या तथा ज्योतिषी का सर्वाधिक विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा गणित और ज्योतिषी का विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है। महाराष्ट्र के इन गुफाओं में की संख्या कितनी है? 29 है। 16, 17, 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की है। अजंता की गुफा बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में पाक की गुफाएं बनाई गई है। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है, कहाँ? बामियान में। पूछा जा सकता है, जिसे क्या किया है? तालिबान आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। गुप्तकालीन स्थापत्य कला देखते हैं। ठीक है, ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आगे बढ़ चुका था। इस कला में वास्तु, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला अभूतपूर्व प्रगति, मतलब ऐसा कभी प्रगति नहीं हुआ, इतना ज़्यादा आगे तक है। इस काल में चैत्य विहार की जगह मंदिर निर्माण पर विशेष बल दिया गया, मतलब बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म की ओर का शब्द। चैत्य विहार बौद्ध धर्म का निशान था। गुप्तकालीन कुछ मंदिर यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा लिस्ट याद करने योग्य है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि दशावतार मंदिर जैसे ये है, कौन कहाँ स्थित है डायरेक्ट, तो ये भी क्वेश्चन। प्लस ये पूछा जाता है किस काल से रिलेटेड है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा उदयगिरी का विष्णु मंदिर जो है वो किस साम्राज्य या किस काल के दौरान बना गया, तो विष्णु गुप्त काल। ठीक है, विष्णु मंदिर एक दिगवा में है, एक उदयगिरी में है। शिव मंदिर की बात करें, एक खोह मध्य प्रदेश वाला और एक भूमरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन है? एक भीतर गांव वाला है, एक दशावतार है। दशावतार मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि एक ही पत्थर से बनाया गया है। लक्ष्मण मंदिर है, ये ईंट से बनाया गया है, कहाँ है? सिरपुर का। और भीतरगांव कानपुर और देवगढ़ ललितपुर ये उत्तर प्रदेश, ये दोनों है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना का जितना है ये तीनों भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश में बना है। इस समय की अर्थव्यवस्था का यदि बात कर ले, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था, तो कृषि पर आधारित थी अर्थव्यवस्था। बाणभट्ट ने सिंचाई के क्षेत्र में इस काल में घंटी यंत्र के प्रयोग का विवरण दिया। बाणभट्ट कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, घंटी यंत्र के, सॉरी, ये हर्षवर्धन का। ठीक है, हर्षवर्धन जो पुष्यभूति साम्राज्य आएगा आगे, उसका दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। घंटी यंत्र का प्रयोग का विवरण दिया। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश। ठीक है, इस काल में 12 प्रकार की भूमि थी। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भू राजस्व, क्योंकि कृषि पर आधारित थी। कर को नगद या में अनाज के रूप में दिया जाता था। एक 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग तक होता था। इस काल में कर को भाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है। और कितना प्रकार का होता था उसका कुछ कुछ नाम देख लेते हैं। पहला था उद्रंग। ठीक है, अस्थायी काश्तकारों पर लगाया जाने वाला एक भूमि कर था। ठीक है, और दूसरा है उपरी कर। ठीक है, या अस्थायी कृषकों पर। ठीक है, जो अस्थायी नहीं थे। तो भूमि के प्रकार देख लेते हैं। पहला था क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास्तु, वास करने योग्य भूमि जिस पर कोई रह सकता है। गोचर या चारागाह जो था वो पशुओं को चराने योग्य। गोचर इंपॉर्टेंट है ना, गोचर गौ चराने वाले। सील, जोतने योग्य नहीं होते थे। और अपराध, बिना जोते हुए जंगल भूमि। अपराध किसको बोलते थे? जंगल भूमि। डायरेक्ट पूछा जाता है, जो थोड़ा सा वर्ड इधर उधर लगे उसको याद रखें। सील वैसा भूमि जिसे जोता ही नहीं जा सकता है। तो ये 4 प्रकार की भूमि बार बार, सॉरी 5 प्रकार की भूमि बार बार पूछा जाता है, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है? अपराध, सील, गोचर, वास्तु तो कोई भी मान लिया, लेकिन क्षेत्र भी पूछा जाता है। तो ये 4-5 है, इसे बार बार पूछा जाता है। अगला गुप्तकालीन साहित्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, साहित्य उस समय उन्नत थे। उस समय सारे एक जो ज्ञान वाले जितने भी विषय होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, सब कुछ उन्नत थे। साहित्य भी उन्नत था। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। ठीक है, इस समय कालिदास हुए। दरबारी भाषा भी संस्कृत थी। प्रमुख शैक्षणिक केंद्र कौन कौन था? काशी था, मथुरा था, पाटलिपुत्रा, वल्लभी। वल्लभी ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहाँ था? ये गुजरात में था। यहीं जाकर के द्वितीय जैन संगीति होता है 512 ईस्वी में। ठीक है, नालंदा महाविहार की स्थापना भी इसी समय हुई थी। जो विश्वविख्यात थी, किसने करवाई थी? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त। गुप्तकालीन साहित्य एवं लेखक देख लेते हैं। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त नाटक है, इसके लेखक कौन है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस में कहानी तो पता है, ये मौर्य वंश की स्थापना और नंद वंश का समाप्त उस कैसे होता है, क्या होता है उस टाइम राज दरबार वगैरह में, उसका इसमें वर्णन है। देवी चंद्रगुप्त में भी ये वर्णन है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुमारगुप्त को हटा करके अपना शासन स्थापित किया। फिर अगला बुक है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। और भी पुस्तक है नीतिसार, जो कामंदक लिखे हैं। कामसूत्र वात्स्यायन का है। कुमार शबरमम, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियन, अभिज्ञान शकुंतलम, एक ही साथ है। शब के शब का लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, इसमें अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविका अग्निमित्रम, ये तीनों क्या है? ये तीनों नाटक है, नाटक। बाकी ऊपर में ये 2 महाकाव्य है, एक रघुवंशम और एक कुमार संभवम, ये महाकाव्य है। और मेघदूतम और ऋतु संहारम क्या है? ये कविता है। फिर स्वप्न वासुपदता, जो भाष का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर महाभारत वेदव्यास के द्वारा, षोडश सिद्धांतिका आर्यभट्ट के द्वारा, मालती माधव भवभूति के द्वारा, गणित सार श्रीधर के द्वारा, और निघंटु धन्वंतरी के द्वारा। ठीक है, मालती माधव भी बहुत इंपॉर्टेंट है भवभूति के द्वारा। भवभूति की एक और है, मालती माधव तथा एक है उत्तर रामचरितमानस। ठीक है, उत्तर रामचरितमानस पूरा
प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का जितने भी पुस्तक है, मैंने उस तीनों का अलग-अलग वीडियो बनाया है और उसका एक अलग प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, बुक एंड ऑथर करके, आप उसको एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुदर्शन झील के बारे में, ठीक है? कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, और ये बार-बार इसका उल्लेख हुआ और गुजरात में पड़ता है। इसमें अलग-अलग काल में अलग-अलग राजाओं ने इस पे काम करवाया, उसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके निर्माता है। राज्यपाल कौन थे उस समय? पुष्यमित्र वैश्य। अशोक के समय में इसका जीर्णोद्धार, बाकी तीनों समय में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। आगे अशोक करवाया, रुद्रदामन करवाया और स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार किया है। और ये इस तरफ, हाँ, गुजरात के जो राज्यपाल हैं उनका इस तरफ है। अब आते हैं हुन के बारे में। हुन आक्रमणकारी थे, विदेशी आक्रमणकारी, फारस के थे, ईरान से अफगानिस्तान तक। इनकी राजधानी बामियान में थी, वही बामियान जहाँ पे एक बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई गई थी, ठीक है, बुद्ध की बनवाई गई थी, लेकिन जो बाद में क्या कहता है, तालिबान ने उसे उड़ा दिया बम से। तारामान और मिहिरकुल दो प्रमुख हुन आक्रमणकारी थे। कौन कौन? तारामान, मिहिरकुल। मिहिरकुल बौद्ध विरोधी था तथा मूर्ति भंजक था, मूर्ति तोड़ने वाला। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से, कहाँ? जूनागढ़ स्थित अभिलेख से आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुनों के लिए मलेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, नीच, मलेक्ष। जब हुन भारत पर आक्रमण किया तो उस समय गुप्त वंश का शासक कौन था? स्कंदगुप्त। यह एशिया, मध्य एशिया का रहने वाला था, जो एक परवर एवं खनाब दोस्त था, मतलब इधर उधर चलता रहता था, अस्थायी इसका बसेरा नहीं था। हुन की दो शाखाएं हुई, एक पश्चिमी एक पूर्वी। भारत पर जिस हुन ने आक्रमण किया वो पूर्वी शाखा थी। चीन साहित्य में हुन को हुंगुनु कहा जाता है, ठीक है? हुंगुनु यह एक जाति समूह था जिसका कोई धर्म नहीं था, ठीक है, कोई धर्म नहीं था। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में जानते हैं। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत थे, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर में बनाया, ठीक है, जो अभी थानेश्वर कहलाता है। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्मन था, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्धन। फिर अगला शासक हुआ प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। इन्होंने परम भट्टारक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी गुप्त काल में? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम धारण किया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन ही था। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, कौन कौन? राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। राजश्री पुत्री थी, पुत्री, और इसका संबंध एक तरह से स्थापित हो गया किससे? कन्नौज के शासक से, ठीक है। और मालवा के शासक देवगुप्त था, जो वो गृहवर्मन की हत्या कर दी, मतलब हर्षवर्धन या राजवर्धन की जीजा का हत्या कर दी, और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, बहन की भी हत्या करने का प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भागे। राजवर्धन ने अब ये दोनों भाई को क्या था कि मेरा जीजा जी को मारा तो बदला लेना, तो राजवर्धन ने बदला लिया, देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा का। गौर शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। गौर बंगाल का शासक था शशांक, ठीक है। यहाँ बंगाल, यहाँ मान लेते हैं वर्धन वंश वाला है, ठीक है, मतलब, और यहाँ मान लेते हैं कन्नौज है, और ये है हमारा मालवा। पहले इन दोनों में शादी का था, संबंध हुआ। इनकी वर्धन जो अपनी बहन का शादी करता है कन्नौज के राजा से, इसका ये हत्या कर देता है, इसका हत्या ये कर देता है। और फाइनली शशांक क्या करता है? बंगाल का जो था वो राजवर्धन का हत्या कर देता है। साथ ही इसने बुद्धि वृक्ष को भी कटवा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। वर्तमान में जो बुद्धि वृक्ष है ना, वो 6ठी पीढ़ी का है। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन बाद में अपने भाई के बदला के लिए राजवर्धन के बदला में के शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन के सामने अब 2 चुनौती थी, राजश्री का पता लगाना, साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कन्नौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया, अपनी बहन का संरक्षण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था, 3 पुस्तक की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आई, ठीक है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कैसे याद रख सकते हैं इसको? PNR से। PNR होता है रेलवे वाला एक नंबर, टिकट नंबर जो होता है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। और बाणभट्ट की भी 2 पुस्तक है, कदम्बरी और हर्षचरित्र। हर्षचरित्र तो इसने हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने भारत को एकजुट किया। उसके बाद से मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाता है, फिर सल्तनत काल आ जाता है और मुगल काल आ जाता है। इसके काल में चौथा था याकूब का बोलबाला था, ठीक है। इसके समय मथुरा सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था। मथुरा को बसाया कौन है? ऐसे मथुरा बहुत पुराना है, लेकिन मथुरा में कला वगैरह का केंद्र कब रहा है? कन्नौज के समय। मथुरा कन्नौज बोल रहे हैं, कनिष्क के समय में। मथुरा कनिष्क के समय में द्वितीय राजधानी रहा है, ठीक है। और यहीं से क्या कहता है,
बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमा मिली है। इसके समय में चीन यात्री हुएनसांग भारत की यात्रा किया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हुएनसांग किसके समय में भारत आया था, तो हर्षवर्धन। 629 ईस्वी में जब हुएनसांग भारत आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, शीलभद्र। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है तथा शाक्य मुनि कहा जाता है। इसकी रचना का नाम क्या है, सीयू की। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया तथा अध्यापन भी किया है। नालंदा विश्वविद्यालय के 100 गांव की आय हर्षवर्धन ने दान के रूप में दे दिया। हुएनसांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयागराज में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष हुएनसांग को बना दिया, ठीक है, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया। कुंभ मेला का प्रारंभ हर्षवर्धन के ही काल में हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन हिंदू था किंतु वह बौद्ध धर्म को महायान शाखा से प्रभावित था, ठीक है। हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण समय शहर कौन था, कन्नौज, और इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है, त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें जब ये हर्षवर्धन का साम्राज्य खत्म होता है तो इसी कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इसमें कन्नौज में बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है, कन्नौज में, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया था। इसने दक्षिण भारत का अभियान तो प्रारंभ किया किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया और यहीं से वर्धन वंश की समाप्ति हो जाती है, पुष्यभूति वंश की। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के कर्नाटक स्थित ऐहोल अभिलेख में है, ठीक है। 647 ईस्वी पूर्व में ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। इनका कोई संतान नहीं था जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य की स्थिति आ गई, सन्नाटा छा गया। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहा गया है। बोला जाता है कि हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान था और इसकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर यशोवर्मन का शासन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा गुप्त काल के साथ साथ पुष्यभूति वंश भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके आगे हम दक्षिण भारत का अध्ययन करेंगे जिसमें संगम काल पढ़ेंगे, चेर चोल पांड्य वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।